हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग फोटो करंट, इंटेंसिटी, फोटो करंट, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन समझेंगे और उसे ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है वो सीखेंगे। और ये आपको कई बार ड्रॉ करके तब प्रैक्टिस हो पाएगी, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और आप सही तभी बना पाएंगे ग्राफ जब आपने उसको पहले कई बार घर पे बनाया होगा। तो बच्चे बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखाएंगे यहाँ पर कि उन्होंने ग्राफ को देख लिया। बेटा, देखने से ग्राफ नहीं आएगा। अब चलते हैं, पहला फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन एनालाइज करते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था? इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम। तो एक फोटोन की एनर्जी h न्यू तो नहीं चेंज होती जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। तो अगर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी आप चेंज कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप क्या बदल रहे हैं? आप एनर्जी चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही तो ऑब्जर्वेशंस ने हमें दिखाया। तो अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी के रेशियो में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे। तो फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगी। बस हमको ये नहीं भूलना है कि बहुत सारे फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स में वेस्ट कर देते हैं। तो जितने फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं उसका बहुत छोटा फ्रैक्शन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाता है। तो ये हमारा पहला ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच जो ग्राफ है वो इस तरीके से भी स्टडी किया जाता है, जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं: फोटो करंट, इंटेंसिटी और एनोड वोल्टेज। अब एनोड वोल्टेज के साथ आप फोटो करंट का वेरिएशन जब देखेंगे तो आप एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए स्टडी करेंगे। तो हमने क्या सीखा था बेटा कि अगर 0 वोल्ट है एनोड का वोल्टेज, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड में पहुंच रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर आपको एक छोटी करंट मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे एनोड का वोल्टेज बढ़ता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी एनोड में पहुंचने लगते हैं और करंट इंक्रीज करती है। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, एनोड के पॉजिटिव वोल्टेज के बाद, क्योंकि जितने इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब एनोड पर पहुंचने लगते हैं, तो फोटो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। अब तभी चेंज आएगा जब आप इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज करते हैं। अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इंक्रीज करा तो फोटो करंट भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगी। ये तो पार्ट हुआ पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल के साथ फोटो करंट के वेरिएशन का। लेकिन अगर आपने एनोड को निगेटिव वोल्टेज दिया तो देखो, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से रिपल होने लगेंगे निगेटिव पोटेंशियल की वजह से, तो फोटो करंट ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी और एक पर्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज पर एनोड के फोटो करंट बिल्कुल 0 हो जाएगी। ये वो पोटेंशियल है जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स भी एनोड तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो फोटो करंट तो इंक्रीज किया, लेकिन एनोड वोल्टेज का वो निगेटिव पोटेंशियल जिस पे फोटो करंट 0 है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, I1 के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है और I2 के लिए भी वही है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, क्योंकि ये आपको ये भी बता रहा है कि एनोड स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड
नहीं करता है। और ये भी बता रहा है कि एनोड वोल्टेज पर फोटो करंट कैसे वेरी करती है और इंटेंसिटी के साथ फोटो करंट कैसे वेरी करती है। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंट ग्राफ नंबर 2। और अब फोटो करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन, यहाँ पर भी ध्यान दो, हम एक्चुअली फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल को ही प्लॉट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इज अ थर्ड वेरिएबल। तो हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर चेंज कर दी जाए इंसिडेंट रेडिएशन की, ν1 से इंक्रीज करके ν2 कर दी गई, तो भी जो सैचुरेशन वैल्यू है फोटो करंट की वो चेंज नहीं हुई। थोड़ा सा चेंज जो यहाँ आया वो इसलिए क्योंकि एनोड के कम पॉजिटिव वोल्टेज पर भी अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, तो वो रिलेटिवली जल्दी एनोड पर पहुंचने लगेंगे फॉर दी लोअर वैल्यूज ऑफ एनोड। लेकिन मैक्सिमम फोटो करंट या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जब पहुंच रहे होते हैं वो वैल्यू, सैचुरेशन वैल्यू फोटो करंट की चेंज नहीं होगी अगर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की है पर इंटेंसिटी चेंज नहीं की है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये ऑब्जर्वेशन कि जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो देखो एनोड वोल्टेज का स्टॉपिंग पोटेंशियल या निगेटिव वैल्यू एनोड वोल्टेज की, जिसके लिए फोटो करंट 0 हो जाए, वो ज़्यादा निगेटिव हो गई। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपने बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। तो ये है हमारा ग्राफ नंबर 3। और अब अगर मैं ये कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ जिस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये बात हमें समझ में आती है। क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि अगर फोटोन की एनर्जी जो वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है वो बढ़ेगी तो वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट करने के बाद बैलेंस भी बढ़ेगा। तो बैलेंस बढ़ेगा तो वही तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में फोटो इलेक्ट्रॉन को मिलता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़नी ही है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेकिन उसके बीच का जो ग्राफ है ना, वो इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो चलो सबसे पहले आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखते हैं कि रिकॉल करते हैं जल्दी से कि क्या है। अगर आपको याद आ रहा है तो वीडियो पॉज करो और जल्दी से खुद से लिखो। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखो क्या है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई के ही लिख लेती हूँ उसको, इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक। अब अगर आप ई के और न्यू यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाएंगे तो आप काइनेटिक एनर्जी को ले लो y वेरिएबल, ये h ऐसे ही रहने दो, और फ्रीक्वेंसी को ले लो x वेरिएबल, क्योंकि जब ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, माइनस ये जो h न्यू नॉट या वर्क फंक्शन है इसको हम लेंगे एज अ इंटरसेप्ट c। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू स्लोप x वेरिएबल माइनस c। ठीक। तो एक्चुअली ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ध्यान से देखो। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए जो कि ओरिजिन से पास नहीं होगी बल्कि y एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट काटेगी। और एग्जैक्टली वही ग्राफ हमको एक्सपेरिमेंट से मिला। इस ग्राफ में जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है उस पॉइंट पर ये जो लाइन है या ग्राफ है ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस को यहाँ काट रही है और ये हमको दे रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी अगर फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट हो रही है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो
जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे, क्योंकि जितनी एनर्जी उनको मिली वो सारी की सारी तो बाहर आने में खर्च हो गई, तो कुछ बैलेंस तो बचा नहीं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो फॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो वी आर हैविंग value of threshold frequency on the frequency axis, that is intersection point of the graph and the x-axis or frequency axis। इसके अलावा तुम देखो कि ये जो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे कट रहा है ये हमको वर्क फंक्शन की वैल्यू देगा। तो वाई एक्सिस पर हम एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस को काटेगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देगा। लॉजिक, काइनेटिक एनर्जी जीरो तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जिस पॉइंट पर ये वाई एक्सिस को ग्राफ कट करेगा वो पॉइंट ये वैल्यू हमको वर्क फंक्शन की वैल्यू देगी, यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by the photoelectron to come out of the metal surface। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें y पर हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मिल्कन ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ये ग्राफ प्रिसाइसली प्लॉट किया और उसके बाद उन्होंने उस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट किया, और तुम देख सकते हो कि उस ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम इसको एक बार फिर से लिखते हैं, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और इसको जब हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से तो h नथिंग बट स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात थी कि जब स्लोप से उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट को कैलकुलेट किया तो प्लैंक की जो हेजिटेशन थी, उन्हें अपने कॉन्सेप्ट पर उतना भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स, जो थ्योरेटिकली उन्होंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले उनको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कंपेयर करके उन्होंने एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, और वो वैल्यू उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से कॉइन की। अब वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आई, 1% की एक्यूरेसी के साथ, यानी 1% की भी एरर उसमें नहीं थी, जो प्लैंक ने कॉइन की थी वैल्यू और जो मिल्कन ने कैलकुलेट की प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट्स के मेजरमेंट्स के थ्रू। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ इसलिए कि उसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रूव कर दिया, बल्कि इसलिए भी कि उसने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को एग्जैक्टली सेम कैलकुलेट करके ये बता दिया कि हमारा जो हाइपोथेसिस है, जो हमारा मॉडल था आइंस्टीन का और प्लैंक्स का, वो बिल्कुल सही है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, दैट स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ gives Planck's constant। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि तुमको ये अपने बोर्ड के पेपर में दिख सकता है सवाल, तुमको ये अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल दिख सकता है कि स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इसको कई बार रिपीट किया है, आई होप कि आपको ये याद रहेगा। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स भी इस ग्राफ से करने को मिलते हैं, बोर्ड में कई बार आए हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं उस पॉइंट पर जहां हम पिछले सालों के
क्वेश्चंस को देखेंगे, स्टडी करेंगे और गेस करेंगे कि इस साल कुछ ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन उससे पहले एक बहुत फाइन डिटेलिंग की बात है। ध्यान से देखो दोनों ग्राफ को। ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ है, जबकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ है। यहाँ पर जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट है, ये भी आपको लिखना ज़रूरी है। लेबलिंग पूरी होगी तभी ग्राफ के क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे। ये वोल्ट्स और ये हर्ट्ज। ठीक, तो अब इसको देखो, इसमें और इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। इसका स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच भी ग्राफ वही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो एक कांस्टेंट है। तो जो वेरिएशन काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ है, वही वेरिएशन तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ होगा, लीनियर। लेकिन अब स्लोप जो है वो h को ना रिप्रेजेंट करके h/e को रिप्रेजेंट करता है। और ये कहाँ फ़र्क पड़ेगा, जब आपको इसकी जगह ये ग्राफ दे दें तो नॉर्मली बच्चे ध्यान नहीं करते कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है या स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और वो स्लोप को या तो प्लैंक्स कांस्टेंट जल्दी से लिख देते हैं, या न्यूमेरिकल करना है तो स्लोप कैलकुलेट करके प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है तो हमें ध्यान रखना है कि स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं देगा, बल्कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ से आया। काइनेटिक एनर्जी इज h न्यू माइनस h न्यू नॉट। हम बहुत बार इसको लिख रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको सुनते सुनते ये इक्वेशन याद हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। 1 नंबर का सवाल तो सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि राइट आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो EV नॉट है, इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इस E को हम राइट साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा h/e न्यू माइनस h न्यू नॉट बाई E। अब इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करिए। अब आप देख सकते हो कि स्लोप h/e रिप्रेजेंट करेगा, और जो इंटरसेप्ट ये हमको यहाँ पर मिल रहा है, ये इंटरसेप्ट अब वर्क फंक्शन नहीं, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों ग्राफ को ध्यान से साइड बाय साइड रखा हुआ है मैंने, ध्यान से देखो। ये है वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय E और स्लोप है h/e। क्लियर हुई बात बेटा? और जब हम डायग्राम्स ही डिस्कस कर रहे हैं तो एक ये डायग्राम भी आपको याद रखना है। एक वैक्यूम ट्यूब जिसमें 2 मेटल प्लेट्स, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इसको हमने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके बैटरी के कैथोड बनाया है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो मेटल प्लेट कनेक्टेड है वो एनोड की तरह एक्ट करेगी, और इसको हम डिफरेंट पोटेंशियल देकर फोटो करंट पर इसका असर स्टडी करेंगे। और जो इंसिडेंट रेडिएशन है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये पोटेंशियल हम वेरी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बैटरी पोटेंशियल वाली बैटरी का साइन बनाएंगे, और फोटो करंट मेज़र करने के लिए हमने एक एमीटर को लगा रखा है। और वैक्यूम किस लिए रखते हैं ट्यूब के अंदर? जिससे इलेक्ट्रॉन्स डस्ट पार्टिकल या आयंस से कोलाइड करके अपनी एनर्जी लूज न करें और कोई दूसरा पार्टिकल इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इंटरफेयर न करे। और अब हम चलते हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स पर। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा बिल्कुल अलग क्लास अपलोड करना है मुझे, जो केवल इस बात का डिस्कशन होगा कि पिछले सालों में किस तरह के सवाल इस टॉपिक से पूछे गए हैं और इस साल हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं
2021 में इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ सकता है।